हाँ जी, कंपनी की डेफिनेशन क्या था स्टेटमेंट, थोड़ा सा समझो, कुछ कुछ डेफिनेशन है रट्टे मारने को, रट्टे कुछ नहीं कर सकते, रट्टा मारना ही पड़ेगा, ठीक। तो कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एग्जैक्टली यही लाइन है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन कौन सा? 220, ठीक। उसके अलावा तुम्हारे पास ये जो अगले वो लॉर्ड जस्टिस की है या तो मार्शल वाली डेफिनेशन है, उससे एक आधी कोई लर्न कर लेना, सब में से कोई एक डेफिनेशन, कोई दो डेफिनेशन मोर देन इनफ, यू शुड नो दैट, ठीक है। देन वी हैव ये प्रताप रेड्डी वाला केस। प्रताप रेड्डी वाले केस में क्या हुआ था? केस में एक रिस्पोंडेंट और क्या केस हुआ था? एप्लीकेंट खाली इतना छोटा सा टेंडर निकले थे और प्रताप रेड्डी प्रताप कंपनी ने टेंडर निकाले थे और KBBSN एक एसोसिएशन थी, फॉर्म थी, बट जब से उन्होंने टेंडर निकाले तो उसके लिए कंपनी के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए, तो जो सा उन्होंने फॉर्म ने केस करा था उनका रिजेक्ट हो गया था और कोर्ट ने बोला कि आपका क्योंकि आप एक रिस्पोंडेंट को रिजेक्ट करा गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्म और इंडिविजुअल ही इन्वाइटेड है। कंपनी और इंडिविजुअली हाँ जी, कुछ डाउट? ठीक है, ये ऐसे ऐसे हल्का फुल्का तुम्हें नाम पता होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐसा केस पूछते हैं कि भाई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का या कंपनी की डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हें कुछ समझाना है, तो यू कैन इजीली रेफर दिस केस, राइट। आपका आंसर की क्वालिटी तुरंत एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उस तरीके से प्लीज़ अंडरस्टैंड द पॉइंट कि हमको बेटर करना है अपने आंसर्स को, हम प्रोफेशनली आंसर्स देने वाले हैं ना, तो उस तरीके से ही आंसर्स लिखना प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर मॉडल 2 था ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, राइट। इसके अंदर सारे केस बेस्ड आएंगे, तो उस हिसाब से ही मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट। अगला तुम्हारा लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज। इसके अंदर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में हमने सीखा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन होता है? कौन से पर्सन होते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल होते हैं, बट हम इंडिविजुअल होते हैं बट पर्सन के अंदर सब आ जाते हैं, दो से बड़े। हाँ, और जुडिशियल आर्टिफिशियल तो मतलब हो गया कि एनी पर्सन व्हिच नॉट एन इंडिविजुअल और बाकी के वाले, ठीक है। जुडिशियल यानी मेजर लो इनवाइल ही था कि और भी कुछ था? जुडिशियल का मतलब मैंने आपको समझाया, फॉर्म्ड एंड वो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। वेरी गुड, हाँ। जो इंसान कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है, कोर्ट में क्वेश्चन हो सकता है, और अब उसके राइट्स भी वो अपने आप कोर्ट में क्वेश्चन कर सकता है, राइट। सो ही कैन अपीयर इन द कोर्ट एंड ऑल्सो फाइट फॉर द राइट्स, ठीक है, एंड फाइट फॉर इट्स राइट्स, करेक्ट। ये तुम्हारा पेज नंबर 41 पर लिखा हुआ है, डब्बा बनाया ना जो वहाँ पर। जुडिशियल का मतलब कैन अपीयर इन द कोर्ट, कैन अपीयर इन कोर्ट्स, can appear in courts, comma, fight for its rights, fight for its rights, and can appear in the court, comma, fights for its rights, and also be held liable, and also be held liable for actions। तो ऐसा करना, टेक अ पेंसिल, इसमें लिख ले, कल को हम करेंगे ना तो इसी बुक में से कॉपी कर लेंगे, सारा इजी पड़ेगा। यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाएगी, है।
ठीक है। उसके अलावा उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ता है, सिंस अ कॉर्पोरेट बॉडी दैट इज अ कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ है, राइट। इट कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट सर्टेन एक्ट्स व्हिच रिक्वायर पर्सनल एग्जीक्यूशन। तो हर काम कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है, पॉइंट नंबर 1। पर कुछ एक्शंस जो एक इंडिविजुअल के ही होते हैं वो नहीं कर सकते, बस इसी बात थी। नेक्स्ट व्हाट यू हैव हियर, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। हमने देखा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के हमने 5 पॉइंट्स देखे, कोई 2 बता सकते हो? कैन बी sue and sue। इसमें था हाँ जी। मुझे नहीं देखा, इसमें नहीं था। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी It can incur debt, borrow money, have bank account, and enter into contract and can sue or be sued। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्या था बोलो? Hold property, physical assets, वेरी गुड। assets, listing, assets are existing हाँ हाँ हाँ, from its members। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ऐसा हल्का फुल्का करो, कोशिश करो, प्लीज़ टाइमली याद करो। अभी हमारे पास टाइम है तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, फिर बाद में तो मैं भी नहीं पढ़ूंगी, तब तुम्हें अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनाते हो। तो ये सारा कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स प्लस तुम्हारा एक केस लॉ, ये नेक्स्ट वाला केस लॉ था ना, ये सैलमन वाला केस यहाँ पर यूज़ हो सकता है, राइट। तो तुम्हारे पास अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव दीज पॉइंट्स, यू कैन एक्सप्लेन व्हाट दीज पॉइंट्स मीन, एंड देन यू हैव सलमान वाला केस, ठीक है। इस वाले केस में क्या हुआ था? एक सैलमन था, उसका एक बिजनेस था, मोची का बिजनेस था। तो उसने सोचा कि उसको एक कंपनी बनानी है, तो जो उनसे मोची वाला बिजनेस था वो कंपनी खरीद लेती है, और जो कंपनी होती है बाद में लॉस में चल जाती है। जो मोची वाला बिजनेस था उसमें जो मेंबर्स थे वो एक खुद सोलमैन था, वाइफ थे और उसके फैमिली थी। तो जब वो कंपनी लॉस में जाती है तो कंपनी ने बाहर से भी डेट खरीद देते हैं, बट वो अनसिक्योर्ड होते हैं। जो उनसे सैलमन ने अपनी फर्म बेची थी उसके पास सिक्योर्ड डेट्स होते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स और मनी होती है। तो जब कंपनी का वाइंड अप होता है तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन्स को क्लोज होते हैं, बट जो उनसे अनसिक्योर्ड वाले होते हैं जिन्होंने लोन दिया होता है वो केस कर देते हैं कोर्ट में कि हमने हमारा पैसा नहीं दिया। तो कोर्ट बोलता है कि सबसे पहले सिक्योर्ड लोन वालों को हम पैसा देंगे। क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश। एक एक पॉइंट कवर किया, समझ में आया? यही था, कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक, शाबाश। चलो ये पढ़ेंगे अब, कल हमने पढ़ा नहीं था सलमान वाला केस, राइट। सैलमन ने पढ़ लिया था, उन्हें ये नहीं पढ़ा। मतलब रीड नहीं करा था ना। अब जैसे तूने एक्सप्लेन किया तुमने मुझे, तो ये लैंग्वेज तो लिखोगे कैसे, राइट। तो वील जस्ट रीड इट वंस, क्योंकि जब पढ़ोगे तब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए जो मैंने बताया वो क्या यहाँ लिखा है। भरोसा मत करो मैं गलत पढ़ाती हूँ, तो अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बोला वो क्या लिखा है कि नहीं लिखा है, वो चेक कर दे रहा। The case of Salman versus Salman and Company Limited. The above case has clearly established the principle that once a company has been validly constituted under the Companies Act, it becomes a legal person distinct from its members, and for this purpose, it is immaterial whether any member holds a larger or smaller portion of the shares, and whether he holds those shares as beneficiary or as a mere trustee. तो एक बार अगर कंपनी वैलिडली कंस्टिट्यूट हो चुकी है उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी बंदा किस भी हिसाब से शेयर्स खरीद रहा हो या होल्ड कर रहा हो। इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट ही इज होल्डिंग देम एंड द कंपनी इज वैलिडली कंस्टिट्यूटेड, राइट। क्लैरिटी। कोई बंदा अगर एक शेयर होल्ड करता है या सारे होल्ड करता है, इट वोंट रियली मैटर, कंपनी कंस्टिट्यूशन इज व्हाट मैटर्स। अब in this case, Salman had for some years carried on a prosperous business as a leather merchant and boot manufacturer. ठीक है, वो लेदर का काम करता था, बूट मैन्युफैक्चरर था, इसलिए बस तुम्हें याद करवाने के लिए मैंने कहा मोची। ठीक, तो अब ये वाला वो काम करा, ही फॉर्म्ड अ लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड हिज 4 सन्स। ठीक है, एज द शेयर होल्डर all of whom subscribed to 1 share each, so that the actual cash paid as capital was 7। क्या समझ में आया? सारे बंदे, ठीक है, मिल मिला के वो खुद, उसकी बीवी, उसकी लड़की और 4 बच्चे और, तो ये 3 प्लस वो और 4, तो टोटल 7 मेंबर्स, 7 शेयर होल्डर्स हुए। उन सारे 7 शेयर होल्डर्स को एक शेयर दिया, तो कंपनी ने फिलहाल सिर्फ 7 शेयर्स बनाकर अपना पूरा कैपिटल बांटा था।
ठीक है। हर कंपनी के तुमको क्वेश्चन सॉल्व कर देते 10,000 शेयर्स होते हैं, 50,000 शेयर्स होते हैं, इस कंपनी के सिर्फ 7 शेयर्स हैं। सब्सक्राइब टू 1 शेयर ईच सो दैट द एक्चुअल कैश पेड एज कैपिटल वाज 7 पाउंड। इस पाउंड ही आते हैं। सलमान सोल्ड हिज बिजनेस विच वाज परफेक्टली सॉल्वेंट एट दैट टाइम। करेक्ट। सलमान ने अपना बिजनेस उस कंपनी को बेच दिया टू द कंपनी फॉर्म्ड बाय हिम फॉर द सम ऑफ 38,782। अमाउंट्स याद नहीं करने हैं, बस इतने। उसमें क्या कहा कि सलमान ने अपना पूरा बिजनेस इतने पैसों के लिए इस कंपनी को बेच दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगला, द कंपनीज नॉमिनल कैपिटल वाज 40,000। कंपनी का टोटल कैपिटल 40,000 इन 1 शेयर्स, 1 रुपये के शेयर्स में 40,000 उसके पास कैपिटल है। इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी डिबेंचर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे, ठीक है। 10,000 वाले डिबेंचर्स कंपनी बनने से पहले जो से चार्ज करते हैं वो नहीं, अलग चीज़ होती है, सीखेंगे। जो 10,000 के शेयर्स थे वो सिक्योर्ड थे, ठीक है। सिक्योर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड कोई चीज़ सिक्योर्ड कैसे होती है? अगर उसके बदले कुछ मॉर्गेज रखा हो, राइट, तो बस ये मॉर्गेज रखा हुआ था। बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द कंपनी एसेट्स were issued to Salman, who also applied for and received an allotment of 20,000 1 rupee fully paid shares. तो इसके बदले उनको क्या मिला? 10,000 के फ्लोटिंग चार्ज मिले। On the company's assets were issued to Salman, who also applied for and received an allotment of 20,000 of 1 rupee fully paid shares. साथ ही साथ उसने 20,000 की शेयर्स भी खरीद ली कंपनी में। The remaining amount 8782 was paid to Salman in cash. Salman was the managing director and 2 of his sons were other directors. कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या? तो कंपनी के पास इस वक्त जितने भी पैसे हैं वो किस हिसाब से आ रखे हैं? पहला, अब यहाँ पर सी अंडरस्टैंड, अब इधर इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी ऑफ द बिजनेस सोल्ड टू कंपनी डिबेंचर्स ऑफ द अमाउंट ऑफ 10,000 वर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज। तो अब यहाँ पर 38,782 ये बिजनेस की वैल्यू निकाली है, राइट। इस बिजनेस की वैल्यू को कंपनी को बेच दिया, करेक्ट। कंपनी ने सलमान को कितने पैसे दिए होंगे, इसलिए वो उन्होंने बताया कि कंपनी ने कितने पैसे दिए। उन्होंने दिया कुछ कैश, कुछ डिबेंचर्स और कुछ शेयर्स। कैश कितने का दिया? 8782 जो बचे हुए थे, डिबेंचर्स 10,000 के, और बाकी का उन्होंने शेयर्स दिया 40,000 का शेयर्स था, नहीं 20,000, ठीक है। आया ये सब प्लस करके 38,782। क्लैरिटी बताओ, कुछ ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट में क्या हुआ? द कंपनी सून रैन इनटू डिफिकल्टीज एंड द डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंटेड अ रिसीवर एंड द कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन। अब कल को जब कंपनी लॉस में चली गई और वाइंड अप हो रही है, तब पंगा क्या हुआ? वाइंड अप हो रही है तब पंगा क्या हुआ कि एग्जैक्टली अब अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पैसे कौन देगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम पर पूरा सेट होता है सिस्टम। अब ना एक चीज़ तो समझ के देखो, जब कोई कंपनी बंद होती है, ठीक है, ये केस छोड़ दो बड़े, जब कोई कंपनी बंद होती है तो कंपनी को अपने मेंबर्स को, होल्डर्स को, बोरोर्स को पेमेंट करनी होती है, राइट। अगर मैंने कोई बंदा है जिससे मैंने कोई कर्जा लिया है, कोई लोन लिया है, तो वो तो बंदा मेरा खुद आएगा, कॉलर पकड़ेगा कि पैसे निकाल दे, आसान है। शेयर होल्डर्स के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो आएंगे हमसे पैसा मांग लेंगे कि हमने आपको इतने कैपिटल दिया था, उस कैपिटल को अब रिटर्न करो, हमें पैसा दो, करेक्ट। जो डिबेंचर्स होते हैं ना, डिबेंचर्स के टाइम पर ऐसा होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ लोन फ्रॉम सो मेनी पीपल, राइट। तुमने वो चैप्टर पढ़ा होगा ना अकाउंट्स में डिबेंचर्स का, राइट। तो कितने लोग हैं, कितने सारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू होते हैं और कितने सारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, तो वो तुम्हारे क्रेडिटर्स हुए, तो उनको पैसा देना है, राइट। पर वो एक बंदा तो तुम्हें आके पकड़ेगा नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स इनफॉर्मल तरीकों से बहुत बहुत बटे हुए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अंडरस्टैंड द पॉइंट कि कंपनी को पैसे उनको देने हैं, पर अगर कोई मांगेगा नहीं तो वो देगी भी नहीं। उनसे तुमने पैसे मांगे नहीं तो मैं नहीं दूंगी ना, बढ़ गया मांगने तो मैं क्यों दूँ, मेरे पास तो है भी नहीं, करेक्ट। तो लॉ ने एक चीज़, एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि डिबेंचर होल्डर्स खुद आके तुम्हारा कॉलर पकड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए जब भी तुम डिबेंचर्स इशू करोगे तुम साथ ही साथ एक बंदा अपॉइंट करोगे। उस बंदे को डिबेंचर ट्रस्टी, सुना है हमने, डिबेंचर ट्रस्टी या डिबेंचर्स के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है।
जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वो कंपनी अपॉइंट करती है, पर क्यों अपॉइंट करती है? डिबेंचर होल्डर्स की भलाई के लिए, राइट। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिबेंचर्स होल्डर्स के बिहाफ पर ट्रस्टी आके कंपनी का कॉलर पकड़ेगी कि वही पैसा उनका लौटाओ। आया समझ? तो डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं जो कंपनी अपॉइंटेड होती है, क्योंकि लॉ बोलता है, पर काम वो लोग डिबेंचर होल्डर्स के लिए करते हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा, जब कंपनी बाइंडिंग का लिक्विडेशन इसमें जाती है, यानी कि कंपनी बंद हो रही है, मंदी पड़ गई, सब कुछ खत्म हो रहा है, राइट, तो कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती है कंपनी के लिए। उसकी सैलरी कंपनी खुद ही देगी, पर कोर्ट अपॉइंट करती है। अंडरस्टैंड द पॉइंट कि कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती है कंपनी के लिए, उस बंदे को कहा जाता है रिसीवर। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? कोर्ट अपॉइंट्स अ पर्सन कॉल्ड अ रिसीवर फॉर द कंपनी। वो रिसीवर का क्या काम होगा? सबके पैसे जो है ना बकायदा सबको लौटाना, कि भाई बंद होते टाइम ये कोई घपला ना कर दें। अब तो बंद ही हो रही है, हम सोचेंगे चल भाग जाते, क्या फर्क पड़ता है, क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दोगे, हम तो वैसे ही हो रहे हैं, राइट। तो कोर्ट अपॉइंट्स अ रिसीवर फॉर द कंपनी सो दैट द पेमेंट्स आर मेड ड्यूली टू द रिस्पेक्टिव पर्सन्स, राइट। तब यहाँ पर देखो ना, यही हुआ, एक रिसीवर अपॉइंट किया गया, अपना बंदा। हाँ, द कंपनी सून ran into difficulties, so the second paragraph है ना, and the debenture holders appointed a receiver and the company went into liquidation. आया समझ? The total assets of the company amount to 6050. तो ये 6, मैंने कल तुम्हें ऐसे बताया था कुछ 6000 के एसेट्स हैं, राइट। तो ये 6050 के आपकी टोटल एसेट्स हैं। इट्स लाइबिलिटीज फॉर 10,000 सिक्योर्ड डिवेंचर्स और 8000 टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आया समझ? अब who claimed the whole of the company's assets. अब वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ना, उसने बोला ये सारा 6000 का जो भी है एसेट सब हमको दो। क्यों? क्योंकि डिवेंचर्स तो सोलेमान के पास ही है ना, उसको थोड़ी दोगे, वो तो कंपनी का खुद का ही ओनर है, तो उसको नहीं दो, हमें दे दो सारा का सारा एसेट्स का। तो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज ऑन द ग्राउंड एज द कंपनी वाज मियर एलियस और एजेंट ऑफ सलमान, they were entitled to the payment of their debts in priority to debentures. They further pledged that Solomon, as a principal beneficiary, was ultimately responsible for the debts incurred by the agent or the trustee on his behalf. आया समझ कि इवेंचुअली जो कंपनी ने लोन लिया है, इसके पीछे इसकी वजह, इसका कारण तो खुद सलमान ही है ना, उसने ही तो कंपनी के एजेंट बन के सारा का सारा लोन लिया, राइट। तो आप प्लीज उसको पैसे मत दो, वो राइटफुल ओनर नहीं है, वो राइटफुल रिसीवर नहीं है। वी आर द वंस, वी शुड रिसीव द मनी। अब बेचारों की बात गलत तो नहीं है, राइट, बिल्कुल भी बात गलत नहीं है उनकी, पर लॉ ने बस हमारी साइड ली। लॉ टोल्ड कि भाई सलमान भले कोई भी बंदा हो, भले वो एंटायर शेयर होल्डर होल्ड करता हो, जो भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक अलग इंसान है, उसके पास जो लोन है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर्ड है, प्रायोरिटी होल्ड करेगी, इसलिए उसको पैसा मिलेगा। तो ये वाला कि आया द लॉर्डशिप्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑब्जर्व। ये लॉर्डशिप्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड ये क्यों बोला हुआ है? ये बाहर का केस है ना, वहाँ पर लॉर्डशिप्स ऐसा चलता है। तो उन्होंने बोला द कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम, राइट। अच्छा, शेयर होल्डर्स और सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम सेम चीज़ है? क्या फ़र्क होता है अगर नहीं होता है? अब तक शेयर होल्डर्स बोलते हैं ना, यहाँ पर सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम होगा। Subscriber to memorandum to sign agreement. शेयर होल्डर्स जैसे होते हैं, Shareholders of सारे सब्सक्राइबर। क्या एक सब्सक्राइबर शेयर होल्डर हो सकता है? अच्छा ठीक है, करेक्ट। अब जैसे कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से एक एमओए है, एक एओए है, ये तुमको पता है, राइट। एमओए एओए चार्टर ऑफ द कंपनी हमने कल पढ़ा था, करेक्ट। तो एओए तो चलो आर्टिकल्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एमओए क्या है ना, ये समझ लो पूरी की पूरी कंपनी की पुरानी ग्रंथ है, इसके बदले कंपनी नहीं चल सकती, ठीक। एक चीज़ ये समझ में आ गई। अब अगर कंपनी न्यू शुरू करनी है तो क्या चाहिए? कंपनी का मेमोरेंडम चाहिए, क्योंकि इस मेमोरेंडम में कंपनी का नाम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, बंदे जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम जिसमें बोले हैं सब्सक्राइबर्स सारे लिखे, राइट। यहाँ पर बात समझ में आई। अब ये मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है, बन रहा है एक आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जो वजूद में तो एग्जिस्ट नहीं करती, इनविजिबल, इंटेंजिबल है, राइट। तो कौन
लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कल को कुछ पंगा हो गया तो किसको जेल में डालेंगे? यहाँ पर मेमोरेंडम के अंदर जो भी लिखा है उसकी ऑथेंटिकेशन करने के लिए जो लोग साइन करते हैं दे आर द सब्सक्राइबर्स, साथ ही साथ दे आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? दे आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, साथ ही साथ दे आर द वंस हु साइन अंडर द मेमोरेंडम के ऊपर जो भी लिखा है हम बोल रहे हैं ये सही है, कुछ गलत हुआ तो हमें जेल में डाल देना। आई बात समझ? क्योंकि अंडरस्टैंड, क्योंकि जो कंपनी लोगों में शेयर्स बांटती है उसका तो पूरा प्रोसेस होता है ना। तुमने सीखा है एप्लीकेशन, ये मनी वो मनी, कॉल्ड अप, इधर करो उधर करो, सब कुछ होता है। तो इनके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ, अब तक तो कंपनी थी ही नहीं, तो ना ही कुछ कॉल हुआ ना ही कुछ पे हुआ, राइट? तो जो इन्होंने खरीदा ना, ये दे आर द फर्स्ट शेयर होल्डर्स, they are the ones who also buy the shares of the company because they contribute to the capital. Solman was the subscriber to the memorandum, right? उसने अपना memorandum बनाया और he was the first shareholder of the company. Getting the point? तो उन्होंने क्या बोला? कंपनी और कंपनी के सब्सक्राइबर्स दोनों अलग अलग हैं, right? Company is a different person altogether from the subscribers, and though it may be that after incorporation the business is precisely the same as before, राइट? इनकॉर्पोरेशन होने के बाद भी अभी भी हम मोचियों वाला काम ही कर रहे हैं, कुछ अलग चेंज तो हो नहीं गया इसका, सब कुछ सेम है। द सेम पर्सन्स आर मैनेजर्स एंड द सेम हैंड्स रिसीव द प्रॉफिट, करेक्ट? द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट और ट्रस्टी। द स्टैट्यूट enacts nothing as to the extent or degree of interest which may be held by each of the 7 or 98th or influence possessed by him. In next line, there is nothing in the act requiring that the subscribers to the memorandum should be independent or unconnected. मतलब लॉ ने ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है ना वो कोई अलग ही नया बंदा होना चाहिए। जो बंदा बिजनेस चला रहा है वही बंदा सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट? और दे or that they or any of them should take a substantial interest in the undertakings, or they should have mind or will or their own, कुछ भी नहीं। They should be anything like a balance of power in the constitution of economy. ठीक है, चलिए अब तुम्हें सलमान वाला केस, अब तुम्हारा ये होमवर्क है। सलमान वाला केस अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट 5 लाइन में लोग लिखते जाइए, ठीक है? क्योंकि जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का अगर कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स वुड बी दिस केस, और ये केस को अगर तुमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारा सारा आंसर डाल है। इसको प्लीज़ अपनी भाषा में लिखना, मेरे को कोई नंबर्स नहीं चाहिए, कोई फिगर्स नहीं चाहिए, कौन बाप बेटा बहन बेटी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तुम्हें पहले बताना है कि ये केस किस कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, वह है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, उस कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, राइट? दूसरा कि इस केस में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, मैटर क्या था, ठीक है, कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कि द सलमान हैड द शेयर्स, राइट? उसके बाद जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो द क्रेडिटर्स ऑफ देम क्वेश्चन द फैक्ट दैट द पर्सन हु वाज ओइंग द शेयर्स वर आल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ही वाज द बिजनेस होल्डर, करेक्ट? ये सारी चीज़ें तुमने बताई। उसके बाद तुम उसको बोलोगे कि कोर्ट ने क्या होल्ड किया, करेक्ट? द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज एज सच। तो ये 3 लाइन्स में, ये 3 पॉइंट्स में तुम समझाओगे, 5 लाइन का करेगा, चलेगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू डू दिस राइट अवे, आज के आज खत्म करूँगा चीज़ को। चलो नेक्स्ट, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, इसके बारे में भी तुमको पता है ना हल्का फुल्का, क्या था ये? तुमने करा था ये वाला केस, क्या था इस केस में, कुछ याद है? वो जो ये इकोनॉमिक लिक्विडिटी की कंपनी थी और ये एयर फार्मिंग में जो लोन आ गया था पेमेंट, हाँ, उन्होंने बाद में बोला था कि ये खुद भी उसकी बीवी ने वो डिमांड करी थी कंपनसेशन, फिर बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट पर्सन है तो उसको कंपनसेशन मेरा सब आया कुछ याद? हाँ जी, नहीं? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। अभी जो ली वाला केस है ना, ली वाले केस में ऑलरेडी कंपनी है, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये ली वर्सेस ली की एयर फार्मिंग है। अब ये जो दोनों केसेस हैं उसके अंदर ना, ये जो एयर फार्मिंग की कंपनी है ना, इनका काम क्या था पता है? वो क्या था? ऊपर से ये वो फेंकते थे, बीज फेंकते थे, पेस्टिसाइड्स, बीज और ये सब फेंकते थे एरोप्लेन में, जैसे वो छोटा सा कि
भाई उस हिसाब से सारे वो एरियल टॉप ड्रेसिंग ये सब कर रहे हैं लोग, तो ये सारा काम था इनका। बढ़िया। अब ये जो एरियल ड्रॉप ड्रेसिंग इनकी जो हो रही है, इस एरियल ड्रॉप ड्रेसिंग करते 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 एक दिन ली ठुका गया कहीं और निकल ली ऊपर ही। करेक्ट। अब पॉइंट इज व्हाट कि इस कंपनी में, ये जो कंपनी है ना, इसके अंदर 99% शेयर होल्डिंग ये ली के पास थी और 1% थी उसकी वाइफ के पास। ठीक है, क्लैरिटी। अब दूसरी चीज, अब मेरे को खाली चीज बताना है कि ली इस कंपनी में कर क्या रहा है। ठीक, तो एक तो हो गया वो कंपनी का ओनर, या तो कंपनी का शेयर होल्डर कह सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज, अब ये कंपनी में ये अकेला बंदा है, एक ही बंदा चाहिए प्लेन उड़ाने के लिए, एक ही बंदा चाहिए सारा काम करने के लिए। तो ली क्योंकि इस कंपनी में ओनर था, तो इसने बोला कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाता हूँ। राइट, सारा काम तो मैं संभाल रहा हूँ ना, सारी वर्किंग, ऑर्डर लेना, क्या करना है, क्या सर्विस होगी, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाता हूँ। तो दूसरा इस कंपनी में बना हुआ एमडी। तीसरी चीज अब क्या हुआ इस कंपनी में, क्योंकि ये जो काम था पायलट वाला, तो ये काम भी इसी को ही आता है, इसने कोई अलग पायलट तो अपॉइंट करके नहीं रखा। तो तीसरा इस कंपनी में बना सर्वेंट या तो एम्प्लॉय, जैसे तुम कह रहे हो। राइट, करेक्ट। तो ये तीनों केसेस में एक ही इंसान 3 रोल प्ले कर रहा है। राइट, एक ही इंसान 3 रोल प्ले कर रहा है। कल को जब ये बेचारा क्रैश में मर गया, तो ना इसकी वाइफ आई कि भाई ऐसा करो कि ये जो मेरा हस्बैंड है ना, इसने क्योंकि वो इस कंपनी में काम करता है, तो इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। क्यों सम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन? क्योंकि जब कोई इंसान किसी एम्प्लॉयमेंट में काम करते करते अगर उसकी डेथ होती है, तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को रिएम्बर्स करे। लॉजिकल है ना, कोई वर्कर है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी मशीन के नीचे आगे कुछ हो गया उसको, या कुछ लग गई या चोट लग गई, कंपनी की राइट बनती है कि कंपनी उसको कंपेंसेट करे। राइट, तो अब इस केस में वाइफ गई कि भाई ये जो मेरा पति है वो कंपनी का ही काम करते वक्त मर गया, राइट, तो मुझे इसकी कंपेंसेशन चाहिए। तो जो इंश्योरेंस एजेंट्स है ना, इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोग चाहते हैं कि भाई हम तो हमारा पैसा तो कहीं जाए ना। करेक्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि जो ली है वो इस कंपनी में एमडी है, यानी कि वो इस कंपनी में एम्प्लॉयर। ठीक है, दूसरा बोला कि वो इस कंपनी में अच्छा पायलट भी है, तो मतलब वो इस कंपनी में एम्प्लॉय भी है। तो एक ही इंसान नौकरी पर लग भी गया है और लगा भी रहा है और लगा हुआ भी है, ये क्या बात है? एक ही इंसान मालिक और नौकर दोनों कैसे हो सकता है? तो ये तो एम्बिग्यूटी है, हम ऐसे बंदे को नहीं ले सकते पैसा। यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एंड अपॉइंट समबडी, राइट, करेक्ट, गेटिंग द पॉइंट। तो अब इस केस में इंश्योरेंस एजेंट ने मना कर दिया। अब वो बेचारी वाइफ बड़ी जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कहाँ जाती है? कोर्ट जाती है। कोर्ट के पास ही बात गई, तो कोर्ट को भी ये केस इंटरेस्टिंग लगा। अब उन्होंने क्या कहा कि ये जो बंदा है ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई क्या ली का एम्प्लॉई है? ली का एम्प्लॉई नहीं है ना, ली के कंपनी का एम्प्लॉई है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर भले एक इंसान एम्प्लॉई है और भले एक इंसान एम्प्लॉयर है, पर इंश्योरेंस कंपनी को इससे प्रॉब्लम थी कि दोनों एक दूसरे के एम्प्लॉय है और बंदा एक ही है। तो कोर्ट ने बोला चिंता मत करो, यहाँ पर एक कंपनी भी तो एग्जिस्ट करती है ना, ये दोनों आपस में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपस में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये इसका एम्प्लॉयर है और ये इसका एम्प्लॉय है। So they are not related, they are related to a third party and thus this whole arrangement is logical. आया समझ? पक्की बात है, श्योर हो? कुछ भी डाउट कहीं पर भी? क्लैरिटी? इस केस का मैं तुमको मतलब समझाया। अब तुम इस केस में ये सब नहीं लिखोगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पंगा हुआ, घपला हुआ, नहीं लिखोगे चलेगा। तुम्हें मेन क्या समझाना है कि when a person dies in the workplace, yes, workplace, but he is entitled to some amount of compensation. Here in this case, Lee was both the employer and employee of the company and also holding 99% of the shareholding, sorry, right? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Next,
when they were entitled to some amount of compensation due to such incident, correct? Due to such incident, the insurance agents denied the same. Why did they deny the same? Because as per their notion, one person cannot be an employer and employee in an organization. The court then held that the person wasn't acting as an employee of the company and he was acting as an employer of the company. They were not the same, correct? And hence the compensation is ought to be received by him. And वो उसका केस of course साथ ही साथ कि वो corporate personality कि company is a distinct person from that of the employees or the managing directors or the holders. आ रही बात समझ? पक्का श्योर? कुछ डाउट? पढ़ोगे इसको? मेरी वाला बुक, हाँ जी। उसका ब्लू आता है तो सही ऐसे सेक्सी चलता है एकदम आगे इसको बता दो क्या लिखना है अपने जितना चलता है पेज हो गया कोई बात नहीं आराम से कोई जल्दी नहीं प्रेशर ना गड़बड़ पड़ेगा जिसका हो गया वो अगला वाला पढ़ो अगला वाला देखो मुझे समझाना क्या होगा इसमें ऊपर वाला अच्छा इतना बड़ा है क्या ये वाला ये वाला खाली एक कलकत्ता वाला लिखा है ना ऊपर वही वही छोटा सा हाँ मैं ज़्यादा कम कर रहा हूँ कोई बात नहीं थोड़ा बता टूटा फूटा कुछ तो क्या आया ये कंपनी की और वो टी के लिए और कंपनी बोल रही थी तो कोर्ट ने बोला था कि दोनों कंपनी अलग अलग रहेंगी और शेयर
मतलब कि उस कंपनी से अलग रहेंगे, उस कंपनी से अलग रहेंगे। दो कंपनियाँ एक कंपनी थी वो अपने अंडर ही एक और कंपनी खोल रही थी शायद, ठीक है, नहीं या ट्रांसफर वगैरह होगा। हाँ ट्रांसफर हुआ है। हाँ कुछ मैंने समझ आया हल्का फुल्का तुक्का ऐसा किसी को नहीं बताएंगे, हम तीन ही लोग हैं। जो ये AD वॉल्यूम ड्यूटी है, एडवॉल्ट्रम ड्यूटी, हाँ ये कंपनी है क्या? एडवॉल्ट्रम ड्यूटी एक तरीके का टैक्स होता है। ठीक है। कोई बंदा होगा कंपनी के अंदर, उसने उनसे डी थी, ट्रांसफ़र करी, और जो कंपनी है वो क्लेम मांगती है टैक्स का, टैक्स मांगती है, ड्यूटी मांगती है, बट बोलते हैं कि हम शेयर होल्डर हैं वो, बट कोर्ट बोलता है कि कंपनी और पर्सन अलग है तो टैक्स भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? जिसने ट्रांसफ़र करा है, ट्रांसफर किसने करा है? एक सर्टन पर्सन है, कंपनी। कंपनी ट्रांसफ़र, हाँ सर्टन पर्सन लिखा है वहाँ पे। हाँ चल सर्टन पर्सन ने ट्रांसफर तो करा है, पर क्या और किसको? टी स्टेट वो कंपनी, किसी कंपनी को। कुछ हल्का फुल्का हाँ कुछ हल्का फुल्का समझा है? ठीक है। 19-20 19-20 15-20 वो तो चलो सार हो गया सारी बात का। उसके पहले झमेला कौन सा हो? ट्रांसफर तो करा, ट्रांसफर भी करा, सेपरेट पर्सनालिटी भी है। क्या किसको ट्रांसफर करा ये चीज़ नहीं आने वाली है, ऐसे नहीं में आएगा कि भाई अच्छा हाँ आप याद है एक केस था जिसमें कुछ ट्रांसफर हुआ था कि क्या क्या हुआ था, नहीं पूछेंगे। बट मैं ट्राई क्या कर रही हूँ, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन स्किल्स बेटर हो। कल को फाइनल्स में जब जाओगे तुम ये सारा एग्जीक्यूटिव क्लियर करके, क्या पता तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, खुद ही पढ़ लो सारा। क्यों? क्योंकि समझ आता है कि बार रीड करके। कोर्ट में हमारे एक शेयर होल्डर था, उसने अपनी कंपनी के बिहाफ से एक दूसरी कंपनी को टी ट्रांसफर करी, और वो दूसरी कंपनी से मैं इनको बुला देना हाँ मेरी हाँ 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 तो ट्रांसफर करी थी, और क्लेम मांगा पे ड्यूटी जो बोलते टैक्स है, तो चल देखते हैं। ये कंडोली टी एस्टेट है ना, तो ये जो कंडोली टी एस्टेट का केस था ना, इसके अंदर हुआ क्या था, मान लो कि कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, सब पर्सन ये सब बोला ना उन्होंने। तो मान लो एक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी है, ठीक है, ये तीन लोग हैं। ये तीनों लोग मिलकर एक ज़मीन ओन करते थे। आया समझ? ठीक है, all of those they used to hold a land, और ये लैंड इज नथिंग बट अ टी एस्टेट, कि इस जमीन पर चाय पत्ती उगा रहे हैं, ठीक है, क्लैरिटी है। अब ये जो ए बी और सी है ना, उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के देखो कि भाई इसमें से एक भी टपका तो फिर कल को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई किसी का हिस्सा हड़प ना ले, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या कल को मैनेज करना ना मुश्किल हो जाए, करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला कि हम तीनों
मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, मान लो उस कंपनी का नाम है कंपनी एबीसी, ठीक है। हम तीनों एक कंपनी बनाते हैं और इस कंपनी को ये लैंड बेच देते हैं, करेक्ट। लैंड का इस वक्त ओनर कौन है? अलग अलग बंदा। ये अलग अलग बंदा कंपनी को लैंड सेल करेगा तो कंपनी इनको पैसे देगी, सही पॉइंट, ठीक है। अगर इन्होंने पैसे लिए हैं, जमीन बेची है, तो बस नॉर्मल सोचो कि जब मेरे पास कोई बड़ी एसेट है वो अगर मैं बेचूंगी मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो जब इन्होंने ये जमीन अपनी कभी खरीदी होगी, कम में खरीदी होगी, जब बेची तो ज़्यादा में बेची होगी, इनको क्या हो गया? प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट हुआ तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट आ गई कि अच्छा हमारा हिस्सा कहाँ है, टैक्स दो, राइट। तो इन्होंने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, हम ABC ही तो ABC बने हैं, हमारे पास ही है यहाँ पे जमीन, हमने किसी और को ट्रांसफर नहीं करी है, किस बात का टैक्स मांग रहे हो आप? टैक्स तो तब मांगो ना जब कोई और को दिया हो। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला ये कोई और ही तो है, ये जो कंपनी है इट इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम द थ्री ऑफ यू एंड हेंस द टैक्स विल हैव टू बी पेड। दिस टैक्स इज द एड वॉल्यूम ड्यूटी। एड वॉल्यूम ड्यूटी एक टैक्स का नाम नहीं है, एड वॉल्यूम ड्यूटी एक टाइप ऑफ टैक्स है जिसके अंदर ऐसे कोई टैक्सेस जो वेरिड परसेंटेजेस पर होते हैं। अब देखो, या तो कोई चीज़ होगी जो फ्लैट रेट पर लगती होगी कि अगर आपने ये किया तो आपको 100 रुपये का टैक्स देना है, राइट। आप अगर टोल से क्रॉस करते हो तो आपको इतना पैसा देना है, पता है हमको, करेक्ट। पर कुछ होते हैं जो टैक्सेस परसेंटेजेस पर होते हैं, राइट, जैसे GST या ये सब आपने देखा है कि कितना वैल्यू है उसके 9% टैक्स, कितनी वैल्यू है उसका 28% टैक्स। तो एड वॉल्यूम मीन्स दैट any tax which depends upon the value or the amount which is received, ठीक है, उसको कहते हैं एड वॉल्यूम ड्यूटी, मतलब टैक्स। क्लैरिटी? एड वॉल्यूम ड्यूटी के यहाँ पर लिख लो टैक्स, एनी टैक्स which depends upon the value और any tax proportionate to the value, ऐसे लिख लो, proportionate to the value, proportionate, PROPORTION, proportionate, बढ़िया। अब समझ में आया जो तुमने पढ़ा और जो मैंने बोला, क्या वो सेम है? पक्की बात? तुमको कैसे श्योर है? इतना भरोसा नहीं करते हैं किसी पे। तो 2 दिन हुए ना, तो पुराने वाले तो वजूद को क्वेश्चन कर देते थे मेरे। ऐसे देख रहे कि पक्का यही पढ़ा है, यही लिखा है, और वो जिया कहाँ लिखा है? अगर उसको कुछ बोला और उसको नाम मिले तो पहला क्वेश्चन कहाँ लिखा है, फिर तो ढूंढवाना पड़ता है। हाँ जी, हो गया? पक्की बात? चलो ठीक है। न्यू होराइजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अभी ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस है, इसको मैं पढ़ने नहीं बोल रही हूँ। NHL एक कंपनी है, ये कंपनी और बहुत सारी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर सुना ना, ऐसा कुछ जॉइंट वेंचर? क्या होता है जॉइंट वेंचर? वो वेंचर कैपिटलिस्ट ज़्यादा पढ़ ली। तो NHL was a joint venture of some companies, ठीक है। joint venture is कुछ लोग इकट्ठा आके कोई वेंचर करते हैं, वेंचर इज सम बिजनेस, ठीक है। तो जो लोग इकट्ठा आकर वेंचर कर रहे हैं, तो उन्होंने इकट्ठा आकर एक अपना जॉइंट वेंचर बनाया जिसको NHL कहा, ठीक है। ये टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, तुमने होल्डिंग सब्सिडरी सुना होगा ना, क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं। पर एक टाइप ऑफ बिजनेस एसोसिएशन है, करेक्ट। अब यहाँ पर NHL जो है ना, ये जॉइंट वेंचर ऑफ सम 3 कंपनीज थी, कुछ समझ लो XYZ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कल को अब ये अपना टेंडर वेंडर वाली बातें चलती है ना, तो गवर्नमेंट के
कोई टेंडर्स निकले, हाँ चलो उस गवर्नमेंट के टेंडर्स में एनएचएल ने पार्ट लिया कि भाई हम अपनी कोटेशन देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमें भी इस टेंडर का हिस्सा बनाओ, वी ऑल्सो वांट टू टेक पार्ट, ये सब कुछ। तो गवर्नमेंट ने इनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? कि उनको बोला कि यार देखो तुम है ना न्यू कंपनी हो, एनएचएल को बोला कि तुम ना एक न्यू कंपनी हो, हमें एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी चाहिए, हम तुमसे काम नहीं करवा सकते हैं। तो एनएचएल गई कोर्ट के पास, कोर्ट को बोला कि यार आई अंडरस्टैंड जॉइंट वेंचर हमारा नया है, पर हम किससे जॉइंट हुए हैं? हम ये XYZ से ही जॉइंट हुए हैं ना, हम तीनों XYZ मिलकर एनएचएल बनाए, और ये XYZ कल्ले का 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी तो देखो, राइट। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक एक्सेप्शन लेकर आया। कोर्ट कहता कि अच्छा हाँ राइट, दैट इज द पॉइंट कि आई अंडरस्टैंड द कंपनी इज अ सेपरेट पर्सनैलिटी, इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स, बट द मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी ओनली। और अगर आप ध्यान से देखो, द बिजनेस ऑफ द मेंबर्स इज एंटायरली द बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट। कंपनी खुद से तो कोई डिसीजन नहीं लेगी ना, उसके लोग ही उसके लिए डिसीजन लेंगे। तो हमने फिर थोड़ा सा एक्सेप्शन बनाया और बोला कि द जॉइंट वेंचर्स और द कंपनीज व्हिच फॉर्म्ड दिस जॉइंट वेंचर शुड आल्सो बी कंसीडर्ड टू काउंट द एक्सपीरियंस ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस दे वर एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट टेंडर। मतलब मिला नहीं लिखा है, पर उनको मिलना चाहिए, दे कैन कंटेस्ट। आया समझ? इस केस लॉ पर एक रीड लिख लो और कल पढ़ के आना। Company is an artificial person. An artificial person means an artificial person. It has legal name, certain rights, protections, privileges, responsibilities and liabilities and law similar to those of a natural person. बढ़िया, समझ में आया? सारे वर्ड समझ में आए? तो कंपनी एक वैसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके पास नाम, दौलत, शोहरत सब है। क्या नहीं है? सिर्फ मैरिज और डिवोर्स राइट्स जो सुखी है ना, फिर तो मतलब। Next, a company is an artificial person created by law. It is not a human being, but it acts through human beings. It is considered as a legal person who can enter into contracts, possess properties in its own name, sue and can be sued. It is called an artificial since it is invisible, intangible, existing only in contemplation of law, यानी कि as per law exist करता है और उसका कोई और वजूद नहीं है। Contemplation of law, it is capable of enjoying the rights and subject to duties. बढ़िया, जो काम इसके हैं वो इसको ही करने हैं, जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हक इसके हैं वो इसी को ही मिलेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादिर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था? एक था कुछ ना, अच्छा हाँ, इस केस में क्या हुआ था ना, कुछ ऐसा कोई केस था जहाँ पर ऐसा बोला कि एक पुअर पर्सन ही केस कर सकता है, ऐसा कुछ था कि यू आर एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन ओनली इफ यू आर अ पुअर पर्सन। तो अब कंपनी ने बोला कि अच्छा हाँ हम भी तो पुअर पर्सन हैं, हम भी कंपेंसेशन मांग रहे हैं, राइट। द पीपल हु आर गिविंग द कंपेंसेशन मना करते हैं कि भाई तुम कहाँ से पुअर पर्सन हुए, तुम तो कंपनी हो। फिर कोर्ट ने बोला अरे पर्सन की डेफिनेशन याद करो, पढ़ाई तो थी, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आ गई तो तुम आ सकते हो। बस खादर इंटरनेशनल में वही हुआ, कंपनी वाज एंटाइटल्ड टू sue as a indigent poor person, right। बस इतना याद करना जरूरी है इसके अंदर। बाकी का केस बहुत, इस केस में ना कुछ डिटेल्स में दी हुई है तो समझ में नहीं आएगा सारा, तो तुम्हें इस केस का बस सारे याद कर लो कि हाँ पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी को इंक्लूड किया और कंपनी को केस करने दिया, बस। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन, तुम कल ही बता रहे थे, मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की इनफाइनाइट सक्सेशन है, कंपनी कैन गो ऑन फॉर एज लॉन्ग एज इट वांट्स, फॉर एज लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स एज इट वांट्स, राइट। परपेचुअल सक्सेशन, perpetual succession means that the membership of the company may change from time to time, but this does not affect its continuity, right? An incorporated company never dies except when it's wound up as per law. आया समझ? तो कंपनी अपने आप नहीं मरेगी unless and until उसको लॉ से मारा जाए, right?
परपेचुअल सक्सेशन के अंदर अब मैंने बोला अगले पॉइंट्स में, अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर और डायरेक्टर। करेक्ट। तो कंपनी किसी भी मेंबर की कुछ भी लग जाए अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। द कंपनी विल गो ऑन, इट वोंट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, इट रिमेन्स द सेम एंड डिस्पाइट टोटल चेंज इन मेंबरशिप। अगर सारे मेंबर्स बदले जाएं, राइट, एक्स ने अपनी शेयर होल्डिंग ए को दे दी, वाई ने बी को दे दी, जेड ने सी को दे दी, तो अब न्यू शेयर होल्डर है ए बी सी, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की शेयर्स कोई होल्ड कर रहा है उतना ही काफी है, राइट। According to 9 of the Companies Act 2013, from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, subscribers to memorandum, हमें पता ना क्या होते हैं, subscribers to memorandum and all other persons as may from time to time become members of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum capable of exercising all the functions। एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी खुद में एक क्या है, वो आर्टिफिशियल, लीगल, वो जुडिशियल पर्सन, हम सारे नाम डाल देते हैं, राइट। ये कंपनी एक तरीके से एक बॉडी कॉर्पोरेट, हम बोल रहे हैं बार बार, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, राइट। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का ही थोड़ा सा बोल सकते हैं वाइडर टर्म में मीनिंग है, गेटिंग द पॉइंट। तो एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ना, जब हम किसी को एक बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, हम बोलते हैं कि कंपनी के जो भी मेंबर्स, कंपनी के सब्सक्राइबर्स, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, ये सब मिलके एक बॉडी बनाते हैं। इस बॉडी को कंपनी का फॉर्म दिया जाता है और यही कंपनी, फिर यही बॉडी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज नथिंग बट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी टू वर्क एज अ कंपनी। आया समझ? कहाँ घूम गए? प्रिंट नहीं किया। स्टार्टिंग की भी कराना है, उसने सब कुछ मिक्स ही कर दिया। चैप्टर नंबर 1 भी है इसके अंदर। लेसन 1, ये पूरा लेसन 1 है। चलो ठीक है, आया समझ बात? लेकिन कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है अब तक? पक्की बात है, श्योर? ठीक है, बोल रहे हो तो मान लेते हैं। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, द मेंबरशिप ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में चेंज ईदर बिकॉज वन शेयर होल्डर हैज सोल्ड और ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स टू अनदर और हिज शेयर्स डिवॉल्व्ड ऑन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन हिज डेथ और ही ceases to be a member under some other provisions of the Companies Act. Thus, perpetual succession denotes the ability of a company to maintain its existence by succession of new individuals who step into the shoes of those who cease to be members of the company. कुछ समझ में आ रहा है? सारे बंदे आपस में एक दूसरे के पास अगर मेंबरशिप चेंज हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको इसमें। आपको सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है कि वन पर्सन इज नाउ द शेयर होल्डर एक्सेप्ट द एल्स वन, एक चीज़ हो गई। और दूसरी हमको बात करने की, इन सारे झमेले से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कुछ बताओ, वन पर्सन एग्जिस्ट, द अनदर पर्सन स्टेप्स इनटू हिज शूज, बस उस तरीके से मैंने लिखा थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। गोपालपुर टी एस्टेट, बस इतना काफ़ी। नेक्स्ट है गोपालपुर टी एस्टेट versus Bishop Tea Company. The whole company was taken over by an act while purportedly seized the right to take action against the company. The court held that neither the company was extinguished nor was anyone's right to take action against it. Therefore, until unless a company is liquidated legally, a company will have perpetual succession and its existence will not be affected by the financial status. तो इसका ना मतलब क्या हुआ, ये केस का ऊपर नीचे का तुम्हें कुछ नहीं दिया, अचानक से बोल दिया परपेचुअल सक्सेशन गोलकपुर, ऐसा नहीं होता।
तो इस केस में ऐसा हल्की फुल्की स्टोरी जो है ना वो क्या थी कि एक ऐसा हुआ था कि कोई कंपनी, जैसे पता है वो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट नेशनलाइज कर लेती है कंपनीज को, ऐसा कुछ हुआ था। तो वन कंपनी वाज टेकन ओवर बाय एन एक्ट, यानी कि एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी या कुछ ऐसा बनाया गया था, ठीक है। उस टाइम पे वो कंपनी बहुत सारे कुछ लोन्स या कुछ होल्ड करती होगी, तो उस कंपनी पर कोई केस चल रहा था, जो वो कंपनी बोली अब तो हम वो कंपनी है ही नहीं, अब तो चेंज हो गया सब कुछ, अब तो हम गवर्नमेंट कंपनी है, हमारे शेयर्स तो कोई और होल्ड करता, तो बाय बाय, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी इवन इफ टेकन ओवर बाय एन एक्ट, कंपनी का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए फिर भी वो है तो अभी भी वही कंपनी ना, राइट। तो जब तक वो कंपनी लीगली लिक्विडेट, वाइंड अप, एक्सटिंग्विश ऐसे खत्म नहीं हो जाती है, तब तक उसकी सारी लाइबिलिटीज, रेगुलेशंस, ये कोर्ट वाले जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सब सेम तरीके से चलेंगे, इट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। गेटिंग पॉइंट? कुछ डाउट कहीं पर भी? तो गोपालपुर टी कंपनी में एग्जैक्टली यही हुआ था, कंपनी वाज टेकन ओवर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे पर्पटली सेड दैट, उसके बाद उसके दौरान उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि हम टेकन ओवर हो चुके हैं तो हमारे सारे ऑब्लिगेशंस खत्म होते हैं, कोर्ट ने ऐसा मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अगला ये इलस्ट्रेशन पढ़ो। आसान हो गया? चलो सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब, मैम अगर डायरेक्टर ही मर गए, हाँ सिर्फ कंपनी की एग्जिस्टेंस है, तो अगले डायरेक्टर कौन आएगा? यूजुअली लीगल हेड्स होते हैं या न्यू अपॉइंटेड होते हैं, या कंपनी का कोई और बंदा होगा, वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि नया मैनेजमेंट अपॉइंट किया जाए। तो इसका मतलब मेन ये हो गया कि इन द बुक्स और इन द लॉ कंपनी एग्जिस्ट्स, राइट। कंपनी खत्म नहीं हुई है, भले उसका एक बंदा खत्म हो जाए, बिल्डिंग खत्म हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्डिंग खत्म हो गई है, पर कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो तो लॉ में एग्जिस्ट कर रही है ना, राइट। उस तरीके से वो बोलते हैं कि एज पर द लॉ इट एग्जिस्ट एंड इट्स, उसका एग्जिस्टेंस हैम्पर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वो बाय लॉ ही बाइंड अप किया जाए, राइट। इतना लॉस्ट क्यों है? सेपरेट प्रॉपर्टी पढ़े। सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब कि कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो कंपनी की प्रॉपर्टी है, आप उसको लेकर नहीं जा सकते हो। यू डोंट हैव एनी राइट ओवर द कंपनीज प्रॉपर्टी इवन इफ यू वर्चुअली होल्ड द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, करेक्ट। अब यहाँ पर बच्चा है गुजदार, वही केस है ना, हाँ बच्चा है गुजदार। इस केस में क्या हुआ था ना, इस केस में ये जो कंपनी है ना, द क्या ये मिसेस बच्चा है गुजदार की एक कंपनी है, उस कंपनी में वो शेयर होल्डर थे, ठीक है। तो इस कंपनी का जो काम था वो था इनका, देखो बड़ा बढ़िया चीज है, ये कंपनी है, इस कंपनी का काम था एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। जब कोई इंसान या कोई पर्सन एज सच वो एग्रीकल्चरल बिजनेस करता है ना, तो उसको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं, करेक्ट। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर उन्होंने बोला कि 60% आपका टैक्स आपको एग्जेम्प्ट है, नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी 40% इनकम पर टैक्स दोगे, ठीक है, टैक्सेबल होगी, और सिर्फ ये आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप एग्रीकल्चरल बिजनेस में, राइट। ये समझ में आ गया। अब इस कंपनी की एक शेयर होल्डर है, मिस होशियारी थी वो जो बंदी, ये मिसेस बच्चा, तो उसने अपना बचपना दिखाया, उसने बोला कि मैं इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, इस कंपनी का 60% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, तो अगर मुझे कोई भी इनकम आती है एज डिविडेंड्स, डिविडेंड्स का नाम सुना है, हल्का फुल्का कंपनी का प्रॉफिट एक तरीके से हो गया। तो आपको अगर अपने शेयर्स में कोई डिविडेंड्स, कोई प्रॉफिट्स, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं फ्रॉम द कंपनी, तो उन्होंने बोला ये डिविडेंड भी फिर ऐसा करो 60% एग्जेम्प्ट और 40% टैक्स। तो कोर्ट फिर पूछ लेगा कि आप कौन से खेत में जाकर काम कर रहे हैं जो आपको 60% एग्जेम्पशन चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता।
ये जो यहाँ पर कंपनी को मिल रहा है, ये कंपनी की बिजनेस, कंपनी की प्रॉपर्टी और कंपनी के वर्किंग की वजह से मिल रहा है। आपको जो इनकम मिल रही है वो डिविडेंड की इनकम है, उसके अंदर एग्रीकल्चरल नेचर तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो उन्होंने बोला कि कंपनी की प्रॉपर्टी, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर के अलावा कंपनी का बिजनेस भी वो सेपरेट है फ्रॉम दी अदर पर्सन हु आर अर्निंग फ्रॉम इट, राइट। कोई बंदा इस कंपनी में अगर सैलरी ले रहा होगा तो क्या उसका 60% सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी का बिजनेस है, टैक्स एग्जेम्पशंस भी उस कंपनी को ही मिलेंगे, नॉट एनी अदर पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये बच्चा है गुजदार, इसने टैक्स टूस नहीं भरा होगा, तो इनकम टैक्स कमिश्नर और इसके बीच में केस हुआ। इनकम टैक्स कमिश्नर को ये बोलती है कि मैं तो टैक्स नहीं भरूंगी, मैं तो एग्रीकल्चरल कंपनी से डिविडेंड लेती हूँ, तो लगाया उसको कि पागल है, ऐसा थोड़ी होता है, तो टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। आपको याद क्या रखना है, हर बार जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उस कैरेक्टरिस्टिक का केस कौन सा है ये याद रखना है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का सोलोमन था, ली वाला था, कंडोली डी एस्टेट था, ये अलग अलग तरीकों से याद रखना है। परपेचुअल सक्सेशन में कोई केस है, नहीं है? था परपेचुअल सक्सेशन में केस? कौन सा था? वो टी वाला था, टी ट्रांसफर, टी स्टेट ट्रांसफर, वो कंडोली डी एस्टेट था। वो गोपालपुर नहीं था। टी चाय तो है हर जगह, पर गोपालपुर वाली वो टेकन ओवर बाय द एक्ट, करेक्ट। सेपरेट प्रॉपर्टी में ये बच्चा एक गुजदार का केस है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चीज़ें हल्की याद रखनी पड़ेंगी। ये केस लॉ अलग, अगला तुम्हारा वो HC शास्त्री और PRT पेरुमल, ये नहीं करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा इमकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, कंपनी में ना, कंपनी में आग लगी थी, कुछ ऐसा था कि टिम्बर की कंपनी थी या कुछ था, टिम्बर वाली कंपनी है, तो कंपनी में लग गई आग। जब कहीं पर कुछ कंपनी होती है या कोई बंदा कुछ होता है तो यूजुअली पता लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये बंदे ने भी इंश्योरेंस करवाया कि भाई मेरी लकड़ की कंपनी है, कल को लगाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो बंदे ने अपने नाम पर सारा इंश्योरेंस करवा लिया कि भाई मैं बंदा हूँ, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। कल को जब आग लगी और इंश्योरेंस क्लेम करने गए तो उन्होंने पूछा आग कहाँ लगी, तो बोलते इस कंपनी में। इंश्योरेंस किसके नाम पर है, मेरे नाम पर। तो बोलते तुम कौन और ये कौन। तो कंपनी की प्रॉपर्टी सेपरेट है, तुम कंपनी को सेफ भी नहीं कर सकते हो, कंपनी की प्रॉपर्टी की सारी जिम्मेदारी भी कंपनी की है, तुम उसको लेकर नहीं जा सकते हो, तो उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। उसने गलती क्या करी, उसे इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर करवाना चाहिए था तो क्लेम मिल जाता, क्योंकि उसने अपने नाम पर इंश्योरेंस करवाया, क्लेम नहीं मिलेगा, राइट। पढ़ लो इसको एक बार फटाफट से। कुछ नहीं समझ में आता है पढ़ते वक्त तो प्लीज पूछना, ठीक है। फटाफट से। क्लियर बताओ, ऑल सेट, आगे बढ़े। श्योर हो, कोई एक वर्ड भी ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा? चलो ठीक है। नेक्स्ट, इन चिरंजीलाल चौधरी का नहीं, हाँ चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में उन्होंने थोड़ा सा सीन ये है कि ना कंपनी की कोई राइट्स थी या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी वजह से कंपनी को ही कोई नुकसान हुआ, पर कल को जब वो केस करने के लिए कोर्ट गए ना तो कंपनी के किसी डायरेक्टर या ओनर ने केस किया कि भाई ये पंगा है, ऐसा ऐसा हो गया, हमारी कंपनी को इतना नुकसान हो गया। तो उन्होंने केस किसके बीच में है, मेरे और सामने वाले के बीच में। नुकसान किसका हुआ, कंपनी का हुआ। तो कंपनी कहाँ है, कंपनी तो केस में है ही नहीं,
तो क्या था हमने पढ़ा था, कंपनी हैज टू sue and be sued in its own name, राइट? तो यहाँ पर वो केस था नहीं. Once what happened was a company suffered some losses, right? They go to the court. केस करा उसके डायरेक्टर या किसी ओनर ने अपने नाम पर, जैसे केस होता ना, केस मिस्टर एक्स वर्सेस सम वाई. एक कंपनी थी, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट करा कुछ करा होगा, हाँ. और वो कंपनी चली लॉसेस में. हाँ. कंपनी का डायरेक्टर था, उसने केस करा पर किसी को सामने जिस बंदे ने लॉस करवाया ना, कुछ नुकसान, किसी ने चीटिंग करी, उस पर केस कर दिया. तो केस एक्स और वाई के बीच में हुआ. लॉस किसका हुआ है? कंपनी का. इस एक्स और वाई में कंपनी का है, नहीं. तो गलत हो गया ना. ये ठीक है. तो बस यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं इस केस को भी. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट अ कंपनी हैज अ फंडामेंटल राइट टू ओन प्रॉपर्टी. यहाँ तक समझ में आ रहा है? कंपनी के पास पूरी राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ओन करे. वेरी गुड. एंड इन द इवेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सच राइट द कंपनी कैन ब्रिंग एन एक्शन एंड नॉट इट्स शेयर होल्डर्स. ये द लिखा हुआ है तुम्हारे साथ बीच में, उसको कट कर देना. एंड इन द इवेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट मतलब जब आपकी राइट्स को हैम्पर या खराब किया जाए, वायोलेट किया जाए, उसको इन्फ्रिंज कहते हैं. ठीक है. तो आपकी राइट्स का वायोलेशन पर आपका ही हक बनता है कि आप उस पर एक्शन लें. It was observed that it is settled law that in order to redress a wrong, यानी कि किसी गलत को सही करने के लिए, wrong को redress करने के लिए to the company the action should prima facie. Prima facie मतलब on the face of it, सामने सामने देखा जाए तो, जब बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इसको काम करना चाहिए था. That is prima facie, on the face of it. क्या था? The action should on the face of it, prima facie, be bought by the company itself. अगर किसी आप कंपनी की राइट्स को इन्फ्रेंच किया जाता है तो उस रॉन्ग को रिड्रेस करने के लिए प्राइमा फेसी एक्शन कंपनी को ही लेना चाहिए. अभी सारे वर्ड्स इकट्ठे समझ में आए? इन्फ्रिंजमेंट मतलब वायोलेशन, कोई चीज़ को खराब या हैम्पर करना. आपकी राइट, आपका कोई हक है, उसको अगर मैंने वायोलेट किया तो ये आप ही की हक है कि आप उसका मतलब रॉन्ग को ठीक करें, आप ही एक्शन लेंगे. राइट? बढ़िया. तो ये हुआ. ऑल्दो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मे इन अ सेंस बी इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व दैट द कंपनी ऑफ विच इज अ शेयर होल्डर इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी. भले शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि हम ही तो हैं जिसको जो कंपनी का ध्यान रखेंगे. राइट? तो इवन इफ वी आर द वंस, yet they will not be the ones who will file a case of which he is a shareholder is not deprived of his property. He cannot be heard as a complainant. उसको as a complainant नहीं सुना जा सकता in his own name and on his own behalf for the infringement of the fundamental rights of the company, of the property of the company. कुछ जो नहीं समझ आया? जबरदस्ती यहाँ मत बोलना, पक्की बात? श्योर? पढ़े आगे? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यानी तो क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? सब कंपनी के ट्रांसफर किए जा सकते हैं? प्राइवेट के? हाँ. तो कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. कंपनी पब्लिक हो तो फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं, प्राइवेट हो तो कंपनी के वेरी गुड. एम्प्लॉय भी नहीं होता है सर, होता है कुछ तरीका होता है तो, पर ट्रांसफर तो हो सकता है ना. तो बस ट्रांसफरेबिलिटी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं. पब्लिक होगा तो फ्रीली, प्राइवेट होगा तो रेस्ट्रिक्टेड. दैट इज द वर्ड, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है. ठीक है. तो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स. द शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी. Shares are subject to certain conditions levied by law on free transferability. No share is permanently or necessarily wedded to a company. यानी कि कोई भी शेयर किसी एक इंसान का नहीं होता है. Wedded यानी शादी नहीं करी उसकी उसके साथ, बस ये वही एग्जैक्टली. No share is permanently or necessarily wedded to a company. कोई भी शेयर सिर्फ कंपनी का या सिर्फ एक इंसान का नहीं है, वो ट्रांसफर किया जा सकता है. बस अब हमने बोला शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज.
शेयर्स अगर मूवेबल हैं और ट्रांसफर किए जा सकते हैं तो किस लॉ के हिसाब से मूवेबल होंगे? सेक्शन 44। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक स्पेसिफिकली एक चीज़ बोली कि जब शेयर्स को आपको ट्रांसफर करना है तो जो आपका 44 सेक्शन है ना, वो ये बोलता है कि मूवेबल है। बात सही है तुम्हारी, पर कैसे मूवेबल है ये कौन बताएगा? कि मूव तो है ठीक है, पर जाएगा कैसे 1% टू अनदर पर्सन? इसका प्रोसेस तो नहीं पता है। 44 में सिर्फ इतना बोला है कि मूवेबल है, पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी बात उन्होंने ध्यान दो क्या बोली कि ये शेयर्स अगर आपको ट्रांसफर करने हैं तो इसका एक प्रोसेस बताया गया है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। ये प्रोसेस कहाँ लिखा है? AOA में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला, अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो आपको एक टेबल F फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमने आर्टिकल्स में बोला कि टेबल F फॉलो नहीं किया जाएगा तो आप टेबल F भी फॉलो नहीं कर सकते, राइट? तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देयर इज एन एक्ट कॉल्ड सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, देयर इज एन एक्ट कॉल्ड सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। शेयर्स को एक गुड्स माना जाता है तो हम इस एक्ट के हिसाब से शेयर्स ट्रांसफर करेंगे। आया समझ बात? तो कोई भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो टेबल F, स्पेसिफिकली टेबल F को एक्सक्लूड नहीं किया तो फिर तो टेबल F, अगर टेबल F को एक्सक्लूड कर दिया तो द एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा नहीं लिखा है, इन्होंने जनरल लिखा है, पर उस जनरल एक्ट के हिसाब से होता है। फर्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ते हैं। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट enunciates the principle by providing that the shares held by the members are movable and can be transferred from one to another in the manner provided by the articles। तो पहले articles, ठीक है, if the articles do not provide anything for the transfer and regulations contained in table F in schedule 1 to the companies act are also expressly excluded। तो अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो टेबल F, अगर टेबल F को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया है या अगर कर दिया है तो आप आगे जाओगे, नहीं किया है तो इनको, राइट? तो आर आल्सो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी गवर्न्ड बाय द जनरल लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जनरल लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सोगा एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा? पक्की बात? तो ये तुम्हारा होना चाहिए प्रोसेस, पहले AOA, इफ नॉट इन AOA टेबल F, इफ नॉट इन टेबल F सोगा एज पर द जनरल लॉ। ठीक है, तुम्हें अगर ये नहीं याद रहता तो जनरल लॉ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा लिखना, जनरल लॉ ऑफ मूवेबल। आया क्लैरिटी? श्योर, एकदम बढ़िया। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। A company may sell his shares in the open market and realize the money invested by him। आया, this provides what? Liquidity to a member। liquidity मतलब तो liquidity कैसे प्रोवाइड हो रही है? कोई चीज जो तुम लिक्विडिटी और लिक्विड, जो लिक्विड है तो तुम्हारा पैसा है, लिक्विडिटी कैसे होती है? जब तुम तुम्हारे एसेट्स को फटाफट अगर बेच सकते हो ना तो मतलब वो बिक जा सकते हैं, तो वो लिक्विड हो सकते हैं, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शेयर्स क्योंकि मूवेबल हैं, क्योंकि ट्रांसफरेबल हैं, वो लिक्विड है, तो दे प्रोवाइड यू विद लिक्विडिटी एज दे कैन फ्रीली सेल हिज शेयर्स एंड एंश्योर स्टेबिलिटी टू द कंपनी। कंपनी को भी स्टेबिलिटी क्यों मिली? मान लो मैं कंगाल हो गया और मैंने कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, कल को कंपनी पैसा मांगती है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं अपने शेयर अगर किसी और को बेच दूँ तो मेरे पास पैसा भी आ जाएगा और कंपनी का शेयर होल्डर एक वो इंसान होगा जिसके पास पैसा है, राइट? तो ये दोनों को हेल्प करता है। एज द मेंबर इज नॉट विड्रॉइंग हिज मनी फ्रॉम द कंपनी, मैं उतना पैसा वापस नहीं ले रहा। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर द सेल एंड ट्रांसफर ऑफ टिकट। पूरा स्टॉक एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें होती हैं, सेल, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बढ़िया, बताओ। If listed companies, the shares are transferable through electronic mode, depository part is छोड़ दो।
बढ़िया, कुछ नहीं समझ में आया ऐसा है, बताओ। हाँ ठीक है, बस ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ ले थोड़ा सा, ये मतलब हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी है, रिस्ट्रिक्टेड है, सब ठीक है, बस बढ़िया। सो हाउएवर देयर आर रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इवन इफ द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज इन डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। शेयर्स कंपनी के जो होते हैं ना, वो अब कंपनी अपने शेयर्स जब देती है तो पहले फिजिकल मोड में देती थी। आपने कंपनी से शेयर्स लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बढ़िया ऐसा कि हाँ तुम इस कंपनी के होल्डर हो। अब ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, ठीक है, जिसको डीमैट फॉर्म कहते हैं, डीमटीरियलाइज्ड। मटीरियल हटा दिया सर, डीमैट कर दिया, ठीक है। तो सारा कुछ ऑनलाइन हो सकता है और आप आराम से शेयर्स खरीद बेच सकते हो यहीं पर एट क्लिक ऑफ अ बटन, ठीक। तो इवन इफ शेयर्स डीमैट फॉर्म है, पर अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। रिस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल अप्लाई। The concept of free transferability of shares in a public and private company is discussed, हाँ ठीक है। In this case, अभी महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस बजाज ऑटो, इस केस में क्या हुआ था? In the case, the court held that a company act makes a clear distinction regarding the transferability of shares relating to the public and private company, but its definition, by its definition, a private company is a company which restricts the right to transfer shares. तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है, किस हिसाब से, किस तरीके से, वो हम आगे डील करेंगे, आगे चैप्टर्स में आए, ठीक है। शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, बस ये यस है। पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो दोनों में ट्रांसफरेबल हैं। पब्लिक में फ्रीली, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक में फ्रीली बोल रखा है एज पर दी ये सब, और प्राइवेट में रिस्ट्रिक्टेड है, ये भी कहाँ बोला हुआ है, एज पर दी, ठीक है। एक क्वेश्चन योरसेल्फ, आज के लिए इतना करते हैं।